और खड़ा होके मेरी तरफ वो हमलावर हुआ, और हमलावर होके मामला इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक आ गया। वो अधिकारी भी वहाँ बैठे थे। उस अधिकारी को मैंने कहा कि आपका एसपी अगर ये कह के गया मैं पर्चा दर्ज नहीं करूँगा, तो इससे बात खत्म थोड़ी हो जाती है कि डीसी के मुकदमा के लिए क्या रहा वो अलग मैटर है। केवल एक मैं अकेला ऐसा बंदा था जिसने हर मीटिंग में एफआईआर की बात की, अदरवाइज एफआईआर की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो हमारे वेद प्रकाश जी नेताऊ थे वो, हाँ। उनकी अंतिम इच्छा थी, डीआरओ है जो 3 थे उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन उसका मेरे ख्याल से कोई वो नहीं हुआ। उन्होंने दबाव बनाया कि हम लोग पहले अन्य मांगों पर बात कर लेते हैं, बाद में एफआईआर पे बात कर लेंगे। और वो बंदा एकदम ऊंचा ऊंचा बोलने लगा, मैं तेरे को देख लूंगा, तू है क्या, तेरे बारे में जानता हूँ, इस तरह की उसने बकवासबाजी शुरू कर दी। कल देर रात एक मीटिंग जो है वो प्रशासन के साथ हुई और उसमें कमेटी की और प्रशासन की मांगों पे सहमति बनी और हुई। और मीटिंग में सबसे पहले मैंने एफआईआर की बात रखना चाहिए, तो अधिकारियों ने भी ये कहा कि इसके बारे में बाद में चिंतन करेंगे, और जो कमेटी के अन्य सदस्य थे उसके बारे में उन्होंने भी कहा कि बाद में करेंगे। जहां भी जाना होगा, जहां से भी रिकॉर्ड लेना होगा, ये 500 की कमेटी जो है वो जा करके उस रिकॉर्ड को लेगी रही। आज के जो मुख्य कागजात थे, कुर्सीनामा जी, प्रशासन के रिकॉर्ड से वो गायब है, और मुख्य दस्तावेज प्रशासन के रिकॉर्ड से गायब है। 1 महीने का उसका टाइम बाउंड रखा है, उसकी भी हमने चिट्ठी ली है। लिखित रूप में पिछली बार भी ली गई थी, लिखित रूप में अब भी ले ले, अब भी मुकर जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे उनका। अब की बार जो भी बातचीत हुई है वो ठोस हुई है, और अल्टीमेट ये है कि 2 तरह की मांगे थी। जो जिला प्रशासन के लेवल की मांग थी वो हमने जिला प्रशासन से लड़ाई लड़ी। यहाँ पे प्रशासन की दलाली करने नहीं आए हैं, यहाँ पे जी, हम यहाँ पे डेड बॉडी का सौदा करने नहीं आए हैं, इनको अपनी बात करने दो। है और जो स्टेट लेवल की मांगे हैं उसके लिए मुख्यमंत्री से मीटिंग में तय होगा। तब तक ये धरना कमेटी का निर्णय स्थगित रहेगा। नहीं, धरना पोस्टपोन क्यों किया गया है? धरना बाकायदा प्री प्लान तरीके से, एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। प्रकाश जी के परिवार के लिए 2 नौकरी और उनका पूरा मुआवजा हमने लिया है, ये फैसला मीटिंग में हुआ है जी। जो डिमांड थी नौकरियों की, उन्होंने कहा है कि जी हम कल ही पत्र लिख के और नौकरियों का प्रोसेस शुरू कर देंगे। ये नहीं कहा कि नेक्स्ट डे नौकरी दे देंगे। कि मामले को किसी तरह से गिव एंड टेक करके सुलझाना है। हम नौकरी वोकरी की यस कर देंगे, पैसे की यस कर देंगे, लेकिन आप पीड़ितों को इस बारे में समझाओ कि मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज ना हो। प्लॉट की फाइल गांव रोनात की एक अटेस्टेड कॉपी, जिसके लिए लगातार 60-65 साल से मांग हो रही थी, वो अटेस्टेड कॉपी हमने ले ली है। जिसके गाँव को शहीद का दर्जा देने के मामले की बात है, रिकॉर्ड की बात है और जमीनों की बात है, उसके बारे में उन्होंने गोलमोल, उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं की। अभी वेद प्रकाश जी की जो अंतिम विदाई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो पूरा मैटर है, क्योंकि ग्रामवासी वहाँ पर काफ़ी देखे जा रहे थे जो सेटिस्फाई नहीं थे इस बात से लेकर कि वहाँ पर जो कुछ भी डिसीजन हुआ है सही हुआ या गलत। तो उसी में एक मुख्य मेंबर, कमेटी के एक मुख्य मेंबर थे एडवोकेट रजत कलसन जी। अब हम उनसे जुड़े हैं, जो वहाँ का पूरा मैटर रहेगा, जो पूरा मुद्दा रहेगा, रजत कलसन जी हमें बताएंगे। कल हम लोगों ने गेट रोका था, उस समय तक आप लोग वहाँ पे मौजूद थे जी। और उसके बाद हम रात को 10 बजे तक वहीं पर थे, 10 साढ़े 10 बजे तक वहीं पर थे। और फिर हमारे पास तहसीलदार आए और तहसीलदार ने आकर हमें कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब हमसे मिलना चाहते हैं। इस पर हमने अपनी कमेटी की मीटिंग बुलाई और कमेटी की मीटिंग में मैंने सिरे से मना कर दिया कि हम डिप्टी कमिश्नर से नहीं मिलेंगे, और कोई अधिकारी XYZ हमसे मिलना चाहता है हम उनसे मिल लेंगे, लेकिन हम डिप्टी कमिश्नर से नहीं मिलेंगे। उसके बाद हमें मीटिंग के लिए अंदर बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आपसे SP ADC वगैरह मिलेंगे, उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो बातचीत के लिए हम तैयार थे पहले से ही, और फिर हम सेक्रेटेरिएट के अंदर चले गए और वहाँ पर एक CTM साहब थे, तहसीलदार साहब थे, DDPO साहब थे। उन्होंने हमें कहा कि आपको बातचीत के लिए कैंप ऑफिस चलना पड़ेगा। कैंप ऑफिस का मतलब ये होता है कि DC के रेजिडेंस के अंदर एक ऑफिस होता है, उसको कैंप ऑफिस बोला जाता है जी। तो मैंने अधिकारियों को कहा कि ये तो वही बात होगी, आप हमको कुल मिलाकर
डीसी के दरवाजे पे ले जाना चाहते हैं। अगर आपको मीटिंग करनी है, हम यहाँ सड़क के बीच में ज़मीन पे बैठ के मीटिंग कर लेंगे, लेकिन डीसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। तो हमारी कमेटी ने साफ मना कर दिया। इसके बाद फिर वो एसपी ऑफिस में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर मीटिंग करने के लिए तैयार हो गए और हमारी मीटिंग हुई। और मीटिंग में सबसे पहले मैंने एफआईआर की बात रखना चाहिए, तो अधिकारियों ने भी ये कहा कि इसके बारे में बाद में चिंतन करेंगे, और जो कमेटी के अन्य सदस्य थे उसके बारे में उन्होंने भी कहा कि बाद में करेंगे। अच्छा। मैंने उनको कहा कि ये हमारी सबसे पहली मांग ही यही थी कि एफआईआर हम अधिकारियों के खिलाफ चाहते हैं। लेकिन कमेटी के लोगों ने दबाव बनाया, ख़ास तौर पर जो वहाँ पर एक किसान यूनियन का नेता आया हुआ था, रवि आज़ाद आया हुआ था। उसने इस बात के लिए, उसने और एक खाप पंचायत के लीडर थे, मेरे को उनका नाम ध्यान नहीं है, और 2-3 और अन्य लोग थे, उन्होंने दबाव बनाया कि हम लोग पहले अन्य मांगों पर बात कर लेते हैं, बाद में एफआईआर पे बात कर लेंगे। अच्छा। सभी कमेटी के मेंबर्स के कहने पे मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बातचीत शुरू की, तो ये निकल के आया कि बार बार सीटीएम जो थे, तहसीलदार जो थे, डिप्टी कमिश्नर के संपर्क में थे। डिप्टी कमिश्नर से बार बार बातें हो रही थी और अंतिम फैसला ये हुआ कि वेद प्रकाश जी के जो लड़का था संदीप, उसको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 5 लाख रुपए ऑफिशियल होंगे। अच्छा। 10 लाख रुपए अनऑफिशियल होंगे। अनऑफिशियल का मतलब बिना किसी खाते के होंगे। संतलाल जी जो थे, उनके बेटे को 5 लाख रुपए ऑफिशियल देंगे, 1 लाख रुपए अनऑफिशियल देंगे, 6 लाख रुपए का अमाउंट उनको देंगे। ओके। संतलाल और वेद प्रकाश के दोनों को परिवारों को 6 लाख रुपए का अमाउंट के लिए उन्होंने यस किया। की जो डिमांड थी नौकरियों की, उन्होंने कहा है कि जी हम कल ही पत्र लिख के और नौकरियों का प्रोसेस शुरू कर देंगे। ये नहीं कहा कि नेक्स्ट डे नौकरी दे देंगे। तीसरा, गांव को शहीद का दर्जा देने के मामले की बात है, रिकॉर्ड की बात है और ज़मीनों की बात है। उसके बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं की कि हम हाँ करेंगे। उन्होंने कहा हम पत्र व्यवहार करेंगे और आपका काम हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें हुई थी। मैं शुरू से ही इन बातों से भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि हम वहाँ पर वेद प्रकाश जी की डेड बॉडी का सौदा करने के लिए नहीं गए थे। मेरे लिए बाकी सारी मांगें सेकेंडरी थी, और फर्स्ट मांग मेरे लिए थी कि वेद प्रकाश जो सुसाइड नोट लिख के गए हैं, उस सुसाइड नोट पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों के साथ सैकड़ों मामले पूरे हरियाणा में हर महीने होते हैं जी। और सैकड़ों आंदोलन हम लोगों को करने पड़ते हैं, लेकिन किसी भी आंदोलन में हमें आज तक जो जाट समाज की संस्थाएं हैं, चाहे वो किसान यूनियन हो, किसान सभा हो, भारतीय किसान यूनियन हो, लाल झंडे वाले हो, खाप पंचायतें हो, हमें कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन इस बार वो लोग अचानक एकदम प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने भाईचारे की बातें शुरू कर दी। हम लोगों ने सोचा कि शायद इनके अंदर इंसानियत जाग गई है, और हो सकता है ये भी हो कि वेद प्रकाश जी पूरे समाज का मामला उठा रहे थे, 36 बिरादरी का मामला उठा रहे थे, इसलिए यहाँ पे साथ आ गए हैं। तो लेकिन इन लोगों की मंशा कुछ और थी। ये सारे के सारे जितने भी किसान यूनियन, किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन, लाल झंडे वाले और खाप पंचायतों के सदस्य, ये बाकायदा डीसी द्वारा बुलाए गए थे। डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल द्वारा बुलाए गए थे, और इनके मध्य कॉन्ट्रैक्ट ये था, ये सेटिंग थी कि मामले को किसी तरह से गिव एंड टेक करके सुलझाना है। हम नौकरी वोकरी की यस कर देंगे, पैसे की यस कर देंगे, लेकिन आप पीड़ितों को इस बारे में समझाओ कि मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज ना हो। दावे के साथ कह रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है। और जो रवि आज़ाद था वो इनका लीडर था जी। और जब सारी की सारी बातें मीटिंग में अधिकारियों के सामने हुई, जब नौकरी की बातें फाइनल हो गई, कंपनसेशन की बातें फाइनल हो गई, और जब बाकी बातें फाइनल होगी, तो मैंने कहा जी अब सारी बातें फाइनल हो गई है, अब एफआईआर के बारे में बात होगी। एफआईआर का नाम आते ही सबसे पहले रवि
आज़ाद ने सवाल उठाया कि एफआईआर की बात नहीं करेंगे। अच्छा। फिर उस खाप पंचायत के नुमाइंदे ने बात है कि एफआईआर की क्या ज़रूरत रह गई है। फिर जो तीसरे जो थे, एक और मेरे नाम ध्यान नहीं है, उन्होंने भी कहा जी ये तो पंचायती फैसला है, पंचायती फैसले में कुछ मिलता है तो कुछ खोना भी पड़ता है, अब हमको एफआईआर छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा ऐसे कैसे छोड़नी पड़ेगी। वो अधिकारी भी वहाँ बैठे थे। उस अधिकारी को मैंने कहा कि आपका एसपी अगर ये कह के गया मैं पर्चा दर्ज नहीं करूँगा तो इससे बात खत्म थोड़ी हो जाती है कि एसपी ने कल को हमारा आदमी आज सुसाइड हुआ है, कल किसी का मर्डर हो जाएगा और एसपी कहेगा मुकदमा दर्ज नहीं करता मैं, तो हम चुप थोड़ी बैठ जाएंगे। हमारे पास और भी रास्ते हैं। और मैंने कहा कि इस मामले में एफआईआर हम दर्ज कराएंगे। तो सीटीएम महोदय जो थे और अन्य अधिकारी थे बोले जी आप एक बार आपस में बात कर लो और हमको कन्वे कर देना। वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद मैंने ये कहा भाई एफआईआर की कमेटी को मैंने कहा कि एफआईआर हमारी पहली और आखिरी मांग थी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप लोग क्यों चर्चा से बच रहे हैं, आप लोग क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहते इन अधिकारियों के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने एफआईआर दर्ज करा दी तो ये कंपनसेशन और ये नौकरी वाली मामला प्रशासन हमारी कुछ नहीं मानेगा। अच्छा। मैं ना मानता हूँ ना माने, हम लोगों को तो केवल उनको जस्टिस दिलाना, न्याय दिलाना है। वेद प्रकाश जी जो सुसाइड नोट लिख के गए हैं। तो मैंने कहा चलो इस बारे में, मैं पीड़ित परिवार के 3 सदस्य कमेटी में मौजूद थे, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई एफआईआर के बारे में आप क्या आपकी राय, आप फ्री कंसेंट दो अपनी, चाहते हो या नहीं चाहते। जैसे ही वो पीड़ित परिवार के सदस्य बोलने लगे, रवि डांडा ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। रवि आज़ाद ने। मैंने उसको कहा कि भैया आप इनके ऊपर दबाव ना बनाओ और इनको बात करने दो। हम यहाँ पे प्रशासन की दलाली करने नहीं आए हैं, यहाँ पे जी हम यहाँ पे डेड बॉडी का सौदा करने नहीं आए हैं। इनको अपनी बात करने दो। और वो बंदा एकदम ऊंचा ऊंचा बोलने लगा, मैं तेरे को देख लूँगा, तू है क्या, तेरे बारे में जानता हूँ। इस तरह की उसने बकवासबाजी शुरू कर दी और खड़ा होकर मेरी तरफ वो हमलावर हुआ। और हमलावर होकर मामला इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक आ गया। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैडम सुनीता गोलपुरिया और मेरे साथ अजय बाटला थे, इनको छोड़ के कोई भी आदमी मेरे को बचाने के लिए नहीं आया। और ये दोनों अगर बीच में ना आते तो वो उसकी नीयत मेरे को वहीं पर चोट मारने की थी, रवि आज़ाद की। ये सारा का सारा मैटर केवल मेरी ज़बान इसलिए बंद करने की कोशिश की जा रही थी कि ताकि मैं एफआईआर की बात ना करूं। ये शुरू से ही इनकी सेटिंग थी कि डीसी के खिलाफ ये सारी खाप पंचायतें किसान यूनियन केवल इसलिए इकट्ठा हुई थी। इनका वेद प्रकाश के परिवार से कोई लेना देना नहीं था, इनकी कोई संवेदना नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कोई 36 बिरादरी नहीं थी। इनका मतलब केवल एक ही था, हमारे समाज का डीसी है, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होने देंगे हम। इस डिसीजन के दौरान सर आपकी कमेटी में 25 मेंबर थे, क्या उनमें से कोई और मेंबर था जो आपकी तरफ हो? मेरी इस कमेटी में मैडम गोलपुरिया जो थी उनसे वो मेरी तरफ थी। और इस बारे में हम अच्छा एक घटना और बताऊंगा आपको मैं। जिस समय वो मेरे ऊपर हमलावर हो रहा था उसी समय कमेटी का प्रधान जो विनोद शर्मा है, उन तीनों परिजनों को, संदीप को और 2 और थे, उनको हाथ पकड़ के बाहर ले गया। अच्छा। बाहर अधिकारियों के पास ले गया। और फिर हमने जब हमारा मामला शांत हुआ तो फिर वो वापस बुलाए। मैंने ये कहा कि ये बाहर क्यों गए। और वो जब वापस आए तो उनसे पूछा तो फिर बाहर जाकर उन्हें या तो धमका दिया गया था या उन्हें दबाव दिया गया था कि आपको एक रटी रटाई बात बोलनी है कि हम तो कमेटी के साथ हैं। कमेटी का जो 1 या 2 बंदे मुझे या गोलपुरिया को छोड़ के, मैडम गोलपुरिया को छोड़ के कोई भी ये नहीं कह रहा था कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सारे के सारे ऑलरेडी लोग जो कमेटी के मेंबर थे, केवल एक प्रोपेगेंडा किया गया था, मीटिंग्स के बहाने किए गए थे और सब कुछ पहले से मैच फिक्स हो चुका था जी कि ये होना है। केवल एक मैं अकेला ऐसा बंदा था जिसने हर मीटिंग में एफआईआर की बात की, अदरवाइज एफआईआर की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था। वेद प्रकाश जी के उस अंतिम विदाई के समय पर गांव में पहुंचे थे, उस वक्त भी देखा जा रहा था ग्रामवासी जो है पूरी नाराजगी जता रहे थे। और रजत कलसन जी से हम मिले हैं, उन्होंने भी पूरी घटना आप लोगों के सामने बयान की है। क्योंकि जो कमेटी के जो सदस्य थे, कमेटी के सदस्यों ने जो एक मैन मुख्य मांग थी एफआईआर दर्ज होने वाली, क्योंकि उसी से वेद प्रकाश जी को न्याय मिल पाता, लेकिन एफआईआर के बारे में वहाँ पर कोई बातचीत नहीं की गई। तो सर एक मांग थी जो रोनाल्ड
रोनात के जो कागजात थे उनको लेने की, उनके बारे में क्या कुछ बातचीत हुई? रोनात के जो मुख्य कागजात थे, कुर्सीनामा, जी प्रशासन के रिकॉर्ड से वो गायब है, और मुख्य दस्तावेज प्रशासन के रिकॉर्ड से गायब हैं। उसके बारे में इनके पास, प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि इन कागजों को ढूंढने के लिए हम सरकारी कमेटी बनाएंगे, आप भी अपने 3-4 बंदे शामिल हो जाओ, मिलके ढूंढेंगे। रवि आजाद जी ने कहा है कि हमने जो सारी बातचीत हुई है लिखित रूप में ली है। लिखित रूप में पिछली बार भी ली गई थी, लिखित रूप में अब भी ले ले, अब भी मुकर जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे उनका? वो यही कह देंगे जी पिछली जिसने लिख के दिया है, अगर ये अधिकारी ट्रांसफर हो गए तो ये बात आ जाए कि जिन्होंने लिख के दिया है उनके पास जाके वो कार्रवाई करो। और ये भी बोला गया सर 22 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच कभी भी सीएम जी से कोई मीटिंग होनी है, इस बारे में? सीएम से मीटिंग होनी है, लेकिन सीएम से आप एक देखिए 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर की बात हो रही है मैडम, ये 1 महीने बाद की, 1 महीने बाद तक इस केस में क्या रह जाएगा? धरना पोस्टपोन किया गया है या फिर उठाई दिया गया? नहीं, धरना पोस्टपोन क्यों किया गया है? धरना बाकायदा प्री प्लान तरीके से, एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, और वो इसलिए ख़त्म किया गया है ताकि डीसी के खिलाफ आगे कोई आवाज़ उठा ना सके, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग कोई कर ना सके। पीड़ित परिवार को जो पैसे मिले हैं, पीड़ित परिवार को जो अनऑफिशियल पैसा मिला है, ये डिप्टी कमिश्नर की तरफ से पैसा मिला है कि उनकी जबान बंद करने के लिए पैसा दिया गया है कि मेरे खिलाफ एफआईआर की बात ही ना करो तुम। वहाँ पर हमने बातचीत की है, रवि आजाद जी से भी की है, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि हमारा धरना जो है पोस्टपोन्ड हुआ है, अभी उठा नहीं है धरना। मैडम आप सांकेतिक तौर पे कितने दिन बैठे रहिए, जो मुख्य मांग थी उस पर उन्होंने कोई बात नहीं रखी। आप कुछ भी करते रहिए, ठीक है, अपनी स्किन सेव करने के लिए कुछ भी करते रहिए। रवि आजाद दलाल के तौर पर वहाँ आया था, खाप पंचायत के लोग डीसी के दलाल के तौर पर वहाँ पर आए थे, और इन्होंने पूरी दलाली की और डीसी को खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से डीसी को बचा लिया। जी, तो रवि आजाद जी के बारे में या फिर जो कमेटी के अन्य सदस्य थे उनके बारे में साफ तौर पर बोला जा रहा है कि उन्होंने एक दलाली के तौर पे काम किया है, क्योंकि वहाँ जो मुख्य मांगे थी, एक मांग तो जो 6 महीने से लगभग वेद प्रकाश जी कोशिश कर रहे थे रोनात के गांव के कागजात लेने की, जो अंग्रेजों के समय से गुलाम थे, उस गुलामी से अब जब पूरा देश छूट चुका है तो वेद प्रकाश जी की कोशिश थी उनका गांव भी इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ जाए, लेकिन उस बारे में भी वहाँ पर कोई बातचीत नहीं गई। 1 महीने बाद की वहाँ मीटिंग का कोई टाइम रखा गया है, मनोहर लाल खट्टर जी से सीएम से कोई मीटिंग की जाएगी, उस मीटिंग के दौरान क्या कुछ होगा देखने की बात ये रहेगी। और दूसरी बात ये रही कि एक मुख्य मांग थी, देखिए अगर कोई आम तौर पे अगर हम लगाएं किसी के खिलाफ कोई नोटिस लिखकर कोई इंसान अगर सुसाइड कर जाता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन यहाँ पर बात थी डिप्टी कमिश्नर की, जिनके खिलाफ और 3 जो अधिकारी थे, डिप्टी कमिश्नर कानून को, एक और था सर डीआरओ, उन तीनों के खिलाफ वेद प्रकाश जी ने खून से जो सुसाइड नोट लिखा था, उसके बावजूद भी 9वें दिन आज डेड बॉडी को उठाया गया है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। उन कमेटी के सदस्यों ने आपस में मिलकर क्या साठगांठ की जिसकी वजह से वेद प्रकाश जी को न्याय नहीं मिल पाया। वेद प्रकाश जी ने साफ तौर पर यह बात बोली थी कि मेरी डेड बॉडी को उसी दिन उठाया जाए जिस दिन रोनात गाँव को न्याय मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोनात गाँव को न्याय अभी तक मिल पाया है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है जरूर बताना, और साथ में जो कमेटी की जो कमियां रही है, कमेटी को खास तौर पे वो कमियां सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 25 सदस्य कमेटी में लिए गए थे उन सभी को मानना जरूरी था। और साथ में एडवोकेट रजत कलसन जी जो कानून के एक अच्छे सलाहकार, एक अच्छी नॉलेज भी है कानून की, तो इनकी बातों पर चलकर अब नहीं पता कि वहाँ पर जो कुछ भी सिचुएशन रही, रवि आजाद जी ने अपने शब्द रखे हैं, लेकिन उस शब्दों के दौरान भी उन्होंने कोई भी एफआईआर के बारे में कैमरे के सामने भी कोई बातचीत नहीं की। अब पता नहीं रवि आजाद जी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो भी किया है सरेआम गलत किया गया है, क्योंकि गांव वासी उनके फेस टू फेस ये बात बोल रहे थे कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। और वेद प्रकाश जी के लड़के थे या परिजन जो थे वो भी रवि आजाद जी के फेस पे साफ तौर पे बोल रहे थे कि एफआईआर की जो मुख्य मांग थी उसका क्या रहा, उसके बारे में बताया जाए, लेकिन रवि आजाद जी के पास इस बारे में कोई जवाब नहीं था।